एक लड़की के दो प्रसन एक नार है देखी भारी जने पुत्र हर रोज विचारी जन्मत लाल मात को खाए मरे कुमर तो माजी जाए। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। ये कहानी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रात का समय था। आकाश में चांदनी फैली हुई थी और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ की डाली पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे जो दिन भर की उड़ान और काम के बाद आराम कर रहे थे। कबूतरी ने अपनी आंखों में चमक और हल्की मुस्कान के साथ अपने कबूतर से कहा है, पिया जी, आज का दिन तो बड़ा ही थकान भरा रहा है, लेकिन ये रात कितनी प्यारी लग रही है। आपसे एक गुजारिश है, कोई ऐसी प्यारी सी कहानी सुनाए जिससे मन भी लगे और नींद भी ना आए। कुछ ऐसा हो जिससे रात आसानी से गुजर जाए और हम दोनों इस ठंडी हवा का आनंद लेते रहे। कबूतर ने अपनी कबूतरी की बातें ध्यान से सुनी और उसकी मुस्कान का जवाब अपनी शांत कोमल आवाज में दिया और कहा, प्रिय, मैं तुम्हारी इस प्यारी गुजारिश का मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। तुम कहो और मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन लगेगा, बल्कि रात का हर पल हमारे लिए खास हो जाएगा। ये रात लंबी भी नहीं लगेगी और हम इसे यूं ही आराम से बिता देंगे। कबूतर ने अपनी सोच थोड़ी आगे करते हुए कहा, अब आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे दिल को खुश कर देगी। मित्रों, अब कबूतरी ने नजरें झुकाते हुए कबूतर के पास आराम से बैठते हुए कहा, हाँ पिया जी, अब जल्दी से शुरू करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब कबूतर कहानी शुरू करता है। हे कबूतरी, यह कहानी छोटे समृद्ध छोटे से राज्य की है जिसका नाम स्वर्ण गौर था। इस राज्य के राजा का नाम रतन सेन था। राजा रतन सेन एक न्यायप्रिय और सम्मानित शासक थे। उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल रहते थे और राजा का खूब सम्मान करते थे। राज्य के धन, वैभव और संपन्नता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा की रानी भी बहुत सुंदर और चतुर और राज्य के लोगों में बहुत प्रिय थी। लेकिन एक दिन मित्रों, उनके जीवन में एक विचित्र घटना घटती है। उसने रानी को गहरी चिंता ने डाल दिया। एक दिन स्वर्ण गौर की गलियों में एक मछुआरन मछलियां बचने के लिए आई थी। वह अपनी टोकरियों में मछलियां लेकर शहर की गलियों में आवाज लगा रही थी, मछली ले लो, मछली ले लो, बहुत ही सुंदर और ताजी मछलियां हैं। मैं शहर के एक सुंदर और महत्वपूर्ण भाग में पहुंची जहां राजा रतन सेन का महल था। जब वह महल के पास पहुंची तो उसने उसी प्रकार मछलियां बचने के लिए आवाज लगाई। उसकी पुकार सुनकर महल की रानी ने झरोखे से झांक कर देखा तो एक मछुआरन मछली बेच रही है। उसने फौरन मछुआरन को अंदर बुलाया। रानी ने मछुआरन से कहा, मैं कुछ मछलियां खरीदना चाहती हूँ, मुझे अपनी टोकरी में से मछलियां दिखाओ। मछुआरन ने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी और टोकरी का ढक्कन खोलकर रानी को मछलियां दिखाने लगी। तभी एक बड़ी मछली अचानक टोकरी से उछलकर बाहर आ गई। रानी ने मछुआरन से पूछा, यह मछली नर है या मादा? इस सवाल को सुनते ही टोकरी में मौजूद सभी मछलियां जोर जोर से हंसने लगी। मछलियों की हंसी से रानी हक्की बक्की रह गई। उसने मछुआरन से कहा, मैं मादा मछली ही खरीदूंगी, मुझे नर मछली नहीं चाहिए, क्योंकि राजा के आदेश अनुसार कोई भी पुरुष प्राणी महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मछलियां जो थी वह हंसी जा रही थी। इससे रानी और भी अधिक घबरा गई और उसने मछुआरन को वहां से चले जाने के लिए कहा। रानी महल के अंदर वापस आ गई, लेकिन वो इस घटना से गहरे असमंजस में थी। उसने सोचा, मछलियां क्यों हंस रही थी? आखिर मछलियों को मेरी बात पर हंसी क्यों आई? इस विचार ने उसे पूरी तरह परेशान कर दिया था। शाम को जब राजा रतन सेन महल में आते हैं तो रानी ने अन्य दिनों की तरह उनका स्वागत नहीं किया। उसने राजा से बात भी नहीं की और चुपचाप वहीं बैठी रही। राजा ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। उन्होंने रानी से पूछा, रानी साहिबा, क्या तुम बीमार हो या फिर किसी बात से परेशान हो? रानी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। राजा ने कहा, बताओ क्या हुआ है? रानी ने राजा को पूरी घटना बताई कि कैसे मछलियां उसकी बात पर जोर से हंसने लगी। उसने राजा से कहा, महाराज, अब मुझे ये जानना है कि मछलियां हंसी क्यों? जब तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं
बैठूंगी, अगर इसका उत्तर नहीं मिला तो मैं विषपान करके मर जाऊंगी। रानी की बात सुनकर राजा रतन सेन घबरा जाता है। उन्होंने कहा, प्रिय, ये तो बहुत ही विचित्र बात है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मछलियां क्यों हंसी, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसका कारण अवश्य पता लगाऊंगा। अगले दिन राजा ने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने सभी से पूछा कि कोई मुझे ये बता सकता है कि मछलियां क्यों हंसी। दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने अपने मुख्यमंत्री से कहा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर 6 महीने के भीतर ढूंढना होगा। अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, मंत्री इस आदेश से बेहद घबरा गया, लेकिन राजा का आदेश था, मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। मंत्री ने अपनी पूरी कोशिश की, उसने विभिन्न विद्वानों से परामर्श लिया, कई ग्रंथों को पढ़ा, जादूगरों और तांत्रिकों से पूछा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। 6 महीने का समय धीरे धीरे बीत रहा था और मंत्री की चिंता बढ़ती जा रही थी। 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन मंत्री के पास अभी भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसे लगने लगा कि अब वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मंत्री ने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी और उसे बुलाकर कहा, बेटे, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और अब मेरा अंत निकट है। तुम देश छोड़कर चले जाओ ताकि राजा के क्रोध का सामना न करना पड़े। जब राजा का गुस्सा शांत हो जाए तब तुम वापस फिर इस नगर में आ जाना। मंत्री का पुत्र, जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, अपने पिता की परेशानी को समझ गया और उसने सोचा कि उसे किसी तरह समस्या का हल निकालना चाहिए। मंत्री का पुत्र घर से निकल पड़ा, वह पैदल ही यात्रा करने लगा और सोचने लगा कि उसे इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। कुछ दिनों बाद वो एक गांव में पहुंचा, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े किसान से होती है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने साथ में यात्रा करने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान मंत्री के पुत्र ने किसान से कई विचित्र सवाल पूछे। उसने कहा, बाबा, क्यों ना हम एक दूसरे को धोए। किसान ये सुनकर हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि यह नौजवान लड़का उससे क्या चाहता है। फिर दोनों एक गेहूं के खेत के पास से गुजरे, जहां मंत्री के पुत्र ने पूछा, ये खेत खाली है या खाया जाएगा। किसान इस सवाल पर और भी ज्यादा चकित हो गया। आगे चलकर वे एक बड़े शहर में पहुंचे, जहां बहुत भीड़ थी, लेकिन किसी ने उन्हें बैठने या पानी पिलाने की कोशिश नहीं की। मंत्री के पुत्र ने कहा, यह तो एक विशाल कब्रगाह है। इसके बाद वे एक कब्रगाह के पास पहुंचते हैं, जहां लोगों ने उन्हें प्रसाद दिया और उनका स्वागत किया। मंत्री के पुत्र ने कहा, वास्तव में ये तो चमत्कारी शहर है। ये सुनकर किसान को और भी अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को दबा लिया था। सोचने लगा कि यह लड़का या तो पागल है या बहुत विचित्र। अब एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसे पार करना था। किसान ने अपने कपड़े उतारकर नदी पार की, जबकि मंत्री के पुत्र ने बिना कपड़े उतारे ही नदी पार कर ली। किसान ने इसे एक और बेतुकी हरकत मान लिया, लेकिन फिर भी चुप रहा। काफी लंबी यात्रा करने के बाद किसान और मंत्री के पुत्र गांव में पहुंचते हैं। किसान ने मंत्री के पुत्र से कहा, देखो बेटे, अब हम मेरे गांव में आ गए हैं, क्यों ना तुम आज की रात मेरे घर पर रुको, कल सुबह तुम अपनी यात्रा पर निकल जाना। मंत्री के पुत्र ने यह बात स्वीकार कर ली और कहा कि आपका आतिथ्य स्वीकार करके मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन क्या आपके घर के दरवाजे और कुंडी मजबूत है। किसान ने यह बात सुनी और हंसते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़का कितना मूर्ख है। अब ये क्या प्रश्न है, दरवाजे और कुंडी मजबूत है। किसान ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटी को यह विचित्र घटना सुनाई। उसने कहा, रास्ते में मुझे एक बहुत ही विचित्र लड़का मिला है। वह देखने में तो बहुत समझदार लगता है, लेकिन जो बातें करता है वे पूरी तरह से बेतुकी और पागलपन लगती है। उसने मुझसे अजीब अजीब सवाल किए हैं, जैसे कि क्या हमारे दरवाजे और कुंडी मजबूत है। फिर वह कहता है
कि हम एक दूसरे को धो सकते हैं। और खेतों के बारे में भी कुछ उसने अजीब बातें की। रास्ते में जो कुछ भी बातें हुई थी, सारी बातें किसान ने अपनी बेटी को सुनाई थी। किसान की बेटी, जिसका नाम सुंदरी था, बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थी। उसने अपने पिता की बात सुनी और कहा, पिताजी, वह लड़का मूर्ख नहीं है, वह बहुत ही समझदार और ज्ञानी है। इसके सवालों का मतलब सामान्य नहीं है, बल्कि सवालों में गहराई है। जब उसने पूछा कि क्या हमारे दरवाजे और कुंडी मजबूत है, तो वह ये जानना चाहता था कि क्या आप हमारे ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं, क्या आप हमें सुरक्षित और आरामदायक जगह प्रदान कर सकते हैं या नहीं। किसान ने यह सुनकर आश्चर्य से कहा, अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन उसने मुझसे ये भी कहा कि हम एक दूसरे को धो सकते हैं, इसका क्या मतलब था। सुंदरी ने हंसते हुए उत्तर दिया, पिताजी, वह आपको ये समझाना चाह रहा था कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं या नहीं। जब हम यात्रा पर होते हैं तो एक दूसरे की मदद से हमारा काम आसान हो जाता है, जैसे हम अपनी थकान को कम करने के लिए एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। वह यही कहना चाह रहा था। अब किसान को समझ आने लगा था कि लड़का वास्तव में बुद्धिमान है। फिर उसने एक और सवाल किया, बेटी, जब हम एक गेहूं के खेत के पास से गुजरे तो उसने पूछा कि यह खेत खा लिया या खाया जाएगा, इसका क्या मतलब है। सुंदरी ने उत्तर दिया, पिताजी, इसका मतलब यह था कि क्या खेत का मालिक कर्ज में डूबा है या नहीं। अगर खेत का मालिक कर्ज में है तो उसकी फसल पहले ही महाजन के पास जा चुकी होगी, जिसका मतलब है कि उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह कर्ज में नहीं है तो इस फसल का आनंद उठा सकता है। किसान पूरी तरह से समझ चुका था कि मंत्री का पुत्र कितनी गहरी बातें कर रहा था। उसने फिर से एक आखिरी सवाल किया, लेकिन उसने जब उस भीड़ वाले शहर को कब्रगाह कहा और कब्रगाह को चमत्कारी शहर कहा, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उस समय मेरे समझ में नहीं आया कि उसकी बात का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाहता था। तब सुंदरी ने धैर्य से समझाया, पिताजी, वह भीड़ भाड़ वाला शहर वास्तव में जीवन से भरा हुआ था, लेकिन उसमें इंसानियत की कमी थी। किसी ने भी आपको सम्मान नहीं दिया, ना ठहरने का आग्रह किया, ना पानी पिलाया, ना भोजन का प्रस्ताव किया। इसलिए उसने उस शहर को कब्रगाह कहा, क्योंकि वहां के लोग जीवित होकर भी मृत जैसे थे। दूसरी ओर कब्रगाह में आपको सम्मान मिला, भोजन मिला और वहां आपको संतोष हुआ, इसलिए उसने उसे चमत्कारी शहर कहा। किसान ने सुंदरी की बातें सुनकर सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो बेटी, वो लड़का वास्तव में बहुत ही समझदार है। मंत्री का पुत्र जो किसान और उसकी बेटी की बातें सुन रहा था, अब उसकी समझ में आ गया था कि वह सही जगह पर पहुंच गया है। वो तुरंत सुंदरी के सामने आ जाता है और सुंदरी से बोला, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत राहत मिली है, लेकिन अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सुंदरी ने उत्तर दिया, पूछो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री के पुत्र ने कहा, मेरे पिता राजा के दरबार में मंत्री है। कुछ समय पहले रानी ने मछलियां खरीदते वक्त मछली बेचने वाली से पूछा कि यह मछली नर है या मादा है, और इस पर मछलियों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया था। रानी इस बात को समझ ही नहीं पाई कि मछलियां क्यों हंसी, और उन्होंने राजा से इसका कारण जानने की जिद कर दी। राजा ने मेरे पिता को ये प्रश्न हल करने का आदेश दिया, और अगर मैं इसका उत्तर नहीं दे पाया तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तक इसका उत्तर किसी को नहीं मिला है और मेरे पिता का जीवन बड़े संकट में है। मंत्री के बेटे की बात सुनकर थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे नौजवान, मैं तुम्हें इसका उत्तर दे दूंगी, इससे पहले तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मेरे पिता ने आपके बारे में जो कुछ भी बताया था, उसको देखकर तो लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं और बुद्धिमान हैं। मेरे पिता मेरे लिए एक योग वर की खोज में है। यदि आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मैं समझ लूंगी कि आप मेरे योग पर है। लड़की ने कहा, सुंदरी, आप बेझिझक पूछ
सकती हो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लड़की ने कहा, यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं दावे से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर बता दूंगी। मंत्री का बेटा कहता है, आप अपने प्रश्न पूछिए। तब लड़की मंत्री के बेटे से 2 प्रश्न करती है। पहला प्रश्न, एक त्रिया है जग से न्यारी मार्ग, बीच पड़ी बेचारी आंख नाक मुंह थे सारे अंग, प्राण गए प्रीतम के संग, मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दो। लड़की बोली, मुझे इस पहली का उत्तर बता दो। मंत्री के बेटे ने कहा, ये तो बड़ी सरल बात है, ऐसी स्त्री तो मैं रास्ते में ही देख कर आया हूँ। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर बताता हूँ। नारी एक पेड़ से लिपटी अपने वस्त्र उतारी, वो है कचली काले नाम की बिन प्रीतम की प्यारी। मंत्री के बेटे का जवाब सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। वह समझ गई थी कि लड़का वाकई में बड़ा होशियार है। फिर भी उसने आजमाइश करने के लिए एक प्रश्न और पूछा। दूसरा सवाल यह है, एक नार है देखी भारी बालक जने हर रोज, बिचारी जन्मत लाल मात को खाए, और पुत्र मरे तो माँ जी जाए। लड़की के सवाल मंत्री के बेटे को उलझा देते हैं, लेकिन फिर भी वह बड़ा बुद्धिमान था। कुछ देर सोचने के बाद वह नतीजे पर आ जाता है। उसने जवाब दिया, सुंदरी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है दिन और रात। वो स्त्री रात है और हर रोज सुबह को सूर्य निकलता है, वो उसका पुत्र है, और सूर्य निकलते ही रात नष्ट हो जाती है, यानी बच्चा अपनी माँ को ही खा जाता है और शाम को वह बच्चा मर जाता है। सूर्यास्त होते ही फिर वह रात हो जाती है। यह जवाब सुनकर लड़की और किसान दोनों खुशी से गदगद हो जाते हैं। वह जैसा वर तलाश रहे थे वैसा वर उन्हें मिल चुका था। उसके बाद मंत्री के बेटे ने लड़की से पूछा, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। तब लड़की ने उत्तर दिया, सुनो तुम अपने सवाल का जवाब सुनो। वह मछलियां रानी की मूर्खता पर हंस रही थी। मछली चाहे नर हो या मादा, जब उसे काटा और पकाया जाता है तो उसमें नर मादा का कोई भेद नहीं रहता। पकने के बाद वह सिर्फ मांस बन जाती है और उसमें नरमादा का कोई मतलब नहीं होता। रानी ने जो सवाल पूछा था वह बड़ा ही मूर्खतापूर्ण था और मछलियां इसी बात पर हंसी थी। मंत्री का पुत्र उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उसका धन्यवाद किया। उसने तुरंत अपने पिता के पास जाकर ये उत्तर बताया। मंत्री ने राजा के दरबार में जाकर पूरे घटनाक्रम की व्याख्या की और बताया कि मछलियां रानी की मूर्खता पर हंस रही थी, क्योंकि मछली पकने के बाद नरमादा का कोई फर्क नहीं रह जाता है। राजा ने यह सुनकर चैन की सांस ली और रानी को समझाया कि वास्तव में उसने मूर्खतापूर्ण सवाल किया था जिससे मछलियां हंसी थी। राजा ने मंत्री को मृत्यु दंड से माफ कर दिया और उसे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया। मंत्री ने राजा से कहा कि यह उत्तर उसके बेटे ने एक बुद्धिमान किसान की बेटी से प्राप्त किया है। राजा ने इस बात पर खुश होकर मंत्री के बेटे और उस बुद्धिमान लड़की का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। किसान इस बात को खुशी खुशी मान गया और उसकी बेटी का विवाह मंत्री के बेटे के साथ धूमधाम से हो जाता है। मंत्री का पुत्र और किसान की बुद्धिमान बेटी दोनों ने एक खुशी और संपन्न जीवन जीना शुरू किया। उनकी ज्ञान और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और राजा रतन सेन ने अपने राज्य में इसी प्रकार न्याय और ज्ञान का प्रसार जारी रखा। इस प्रकार मछलियों की हंसी का रहस्य सुलझ गया और सभी ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।